समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन जैसे मेरे पास में, पहले हम इनको समझ लेते हैं। दो सेट दिए हैं, सेट ए कोमा सेट बी। सेट ए मान लो ए कोमा बी है और सेट बी है सी कोमा डी है। अब सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणन को हम निरूपित किस प्रकार से करते हैं? कार्तीय गुणन का निरूपण सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणन का निरूपण हम इस प्रकार से करते हैं, ए क्रॉस बी से। सेट ए और सेट बी, सेट ए कोमा बी है, सेट बी सी कोमा डी है। इनके कार्तीय गुणन को हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में है वो एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे, वो मेन चीज है, वो हमें देखनी है कि सेट ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। ए क्रॉस बी है, अपने पास में कुछ नहीं है, एक समुच्चय ही प्राप्त होगा। उस समुच्चय में जो एलिमेंट्स प्राप्त होंगे वो किस प्रकार से, हम उन एलिमेंट्स को किस प्रकार से लिखेंगे वो हम देखेंगे। क्या मैं ए क्रॉस बी को इस प्रकार से लिख सकता हूँ? समुच्चय है, अगर मैंने बताया है अभी कि ए क्रॉस बी है, अपने पास में समुच्चय प्राप्त होगा, तो मजले कोष्ठक से शुरू करेंगे। तो क्या मैं ए क्रॉस बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक ए और सी का गुणन कर देता हूँ, कोमा ए और डी का गुणन कर देता हूँ। इसी प्रकार बी और इसका, पहले इसका और इसका, फिर इसका और इसका गुणन कर दिया। इसी प्रकार पहले बी और सी का गुणन कर देता हूं और फिर बी और डी का गुणन कर देता हूं। क्या मैं ए क्रॉस बी को इस प्रकार से लिख सकता हूं? नहीं, ये अपना दर्शाने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए हम एक विशेष मेथड काम में लेते हैं, जो कि हम जो हमने पीछे पढ़ा है क्रमिक युग्म, वो इसीलिए पढ़ा है कि ए क्रॉस बी में उनका यूज होता है। अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को हम दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रमिक युग्मों का उपयोग करेंगे। क्रमिक युग्म ऐसा होगा जिसमें पहला एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में, पहला एलिमेंट होगा ए का क्रमिक युग्म में, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का। और जितने भी ए कोमा बी और सी कोमा डी से जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो हम ए क्रॉस बी के समुच्चय में रखेंगे। जैसे ए कोमा सी कोमा ए कोमा डी कोमा बी कोमा सी कोमा बी कोमा डी। ये ए क्रॉस बी है वो अपने पास में सही प्राप्त हुआ है। इस ए क्रॉस बी में हमने किया क्या है, सेट ए के एलिमेंट ले लिए, सेट बी के एलिमेंट ले लिए, और ए क्रॉस बी को क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में, यानी ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो किस 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 टाइप के आएंगे, क्रमिक युग्म में आएंगे। क्रमिक युग्म में आएंगे ऐसे क्रमिक युग्म होंगे जिसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, अगर ए क्रॉस बी है तो ए का होगा, अगर बी क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट बी का होगा। अब ए क्रॉस बी, हम यहाँ पे ए क्रॉस बी पढ़ रहे हैं, तो अपने पास में पहला एलिमेंट किसका आएगा, हमेशा और हमेशा ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, हमेशा और हमेशा बी का। अगर हम ए क्रॉस बी लिखना हो तो दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, बी का। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं, अगर अपने पास में सेट ए है और अपने पास में सेट बी है, ये सेट ए मान लो ए कोमा बी, और ये सेट बी मान लो सी कोमा डी। इनका कार्तीय गुणन, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हमें लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने पास में एक समुच्चय आएगा, समुच्चय होगा क्रमिक युग्मों का, उस ऐसे क्रमिक युग्मों का होगा जिसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। ऐसे क्रमिक युग्म होंगे ए क्रॉस बी में जिसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, वापस याद कर लीजिएगा, पहला एलिमेंट होगा ए का, ए क्रॉस बी में, और दूसरा क्रमिक युग्म का दूसरा एलिमेंट होगा वो बी का होगा। अब जितने भी क्रमिक युग्म बन सकते हैं, ऐसे क्रमिक युग्म जिनमें पहला एलिमेंट ए का हो, दूसरा एलिमेंट बी का हो, वो सारे क्रमिक युग्म है वो हम ए क्रॉस बी में लिख देंगे। तो हम अपने पास में ए क्रॉस बी का जो समुच्चय प्राप्त होगा वो ही अपने पास में ए क्रॉस बी कहलाएगा। अब इनको हम लिखने का एक तरीका बता देता हूं मैं आपको, कि अगर सेट ए दिया हो और सेट बी दिया हो, उनको इस प्रकार से डायग्राम में लिख लीजिए,
और फिर आप पहले ए लिख लीजिए और बी के सभी एलिमेंट लिख लीजिए, यानी एक ए का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो और उसको बी के सभी एलिमेंट्स के साथ में लिख दो। जैसे पहले मैं अगर ए लिख देता हूँ, ए का पहला एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ मैं ए, और बाद में बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिखते हुए इनका क्रमिक युग्म बना लेता हूँ सी ए कोमा डी। ए को मैंने बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिख दिया। अब ए का दूसरा एलिमेंट पकड़ लेते हैं और उनको बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिखते हुए क्रमिक युग्म बना लेते हैं। जैसे मैंने बी लिखा, पहले एलिमेंट के साथ में क्रमिक युग्म बना लिया, इसी प्रकार वापस बी लिखा और क्रमिक युग्म किसके साथ में बना लिया, डी के साथ में क्रमिक युग्म बना लिया। अपने पास में इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा हम पहला एलिमेंट ए का लेते हुए और दूसरा एलिमेंट बी का लेते हुए कोई भी क्रमिक युग्म बना ही नहीं सकते हैं। इतने ही क्रमिक युग्म बना सकते हैं इन एलिमेंट्स को लेते हुए। अब अगर मैं वापस ले लेता हूँ, आप कुछ ज्यादा एलिमेंट्स लेते हैं, 1 2 3 4 और बी में ए बी सी डी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और मुझे लिखना क्या है, ए क्रॉस बी। वापस मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, ए का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, आप ए का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, उसके उसके साथ में बी के सभी एलिमेंट्स का क्रमिक युग्म बना दो। क्योंकि जैसे कि हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं और मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी लिखते समय पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का। तो पहले हम ए के एक को पकड़ लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट एक को पकड़ लेते हैं और उसका सभी के साथ में हम क्रमिक युग्म बना देते हैं, बी के एलिमेंट्स के साथ में क्रमिक युग्म बना देते हैं। जैसे एक के साथ में एक लिखा, इसी प्रकार एक के साथ में बी लिखा, इसी प्रकार एक के साथ में सी लिखा, इसी प्रकार एक के साथ में डी लिखा। एक के साथ में बी के सारे एलिमेंट्स लिखते हुए हमने क्रमिक युग्म बना दिए। अब हम एक को छोड़ देंगे, अब हम पकड़ेंगे दो को। दो को ए के साथ में लिख दिया, दो को बी के साथ में लिख दिया, दो को सी के साथ में लिख दिया और दो को डी के साथ में लिख दिया। इसी प्रकार हम तीन को लिख देंगे, इसी प्रकार हम चार को लिख देंगे। मैं तीन को छोड़ते हुए चार को डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि अपने पास में थोड़ी सी जगह कम है। 4 कोमा ए, 4 कोमा बी, 4 कोमा सी, 4 कोमा डी। बीच में मैं छोटे छोटे में तीन के साथ में भी लिख देता हूँ, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी और 3 कोमा डी। इस प्रकार से अपने पास में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट प्राप्त हो गए। अब वापस ध्यान दीजिए, हमने सेट ए में 2 एलिमेंट लिए और सेट बी में 2 एलिमेंट लिए। अपने पास में कितने एलिमेंट प्राप्त हुए ए क्रॉस बी में, एक। ये देखो ए और सी है, ये एक क्रमिक युग्म है, वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। मैंने आपको वापस बताया था, अगर सेट ए है और सेट बी है और सेट ए और बी का हमें सेट ए और बी का हमें कार्तीय गुणन प्राप्त करना हो तो ए क्रॉस बी है, वो भी अपने पास में एक समुच्चय प्राप्त होगा। ऐसा समुच्चय प्राप्त होगा जिसमें एलिमेंट्स किस प्रकार के होंगे, क्रमिक युग्म होंगे। ऐसे क्रमिक युग्म होंगे जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा, पहला घटक ए का होगा और क्रमिक युग्म का दूसरा घटक है वो बी का होगा। तो ए क्रॉस बी में अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो अपने पास में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्राप्त हुए, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से अगर मेरे पास में सेट ए में 1 2 3 4 और सेट बी में 1 2 3 4 दोनों में 4 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में मेरे पास में कितने एलिमेंट प्राप्त हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8। इसी प्रकार से 3 और 4 के साथ में भी 8। तो टोटल एलिमेंट कितने प्राप्त हुए मेरे पास में, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 4। वापस एक उदाहरण हम दूसरा लेते हैं। अगर मैं सेट ए में 1 2 3 और सेट बी में 1 और 2 लेता हूं, तो मेरे पास में सेट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्राप्त होंगे। जैसा कि हम वापस सीखते हैं कि पहला एलिमेंट हम कोई भी सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लेंगे और उसको सेट बी के साथ में उसको सेट बी के सभी बी कोमा सी, यहाँ बी कोमा सी ले लेता हूँ, सभी एलिमेंट्स के साथ में लिखते हुए हम क्रमिक युग्म बना लेंगे। तो ये एक है, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, 2 के साथ में बना लेते हैं, 2 कोमा बी,
2, C। इसी प्रकार 3, B, 3, C। अगर सेट ए में मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, सेट बी में मैं 2 एलिमेंट लेता हूं, तो मेरे पास में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्राप्त हुए, गिनना। 2, 2, 4, 2, 6। अब इन तीनों उदाहरणों से मैं देखता हूँ, सेट ए में 2 एलिमेंट लिए, सेट बी में 2 एलिमेंट लिए, मेरे पास में ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट प्राप्त हुए। सेट ए में 4 एलिमेंट लिए, सेट बी में 4 एलिमेंट लिए, मेरे पास में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्राप्त हुए, 16 एलिमेंट प्राप्त हुए। इसी प्रकार सेट ए में 3 एलिमेंट लिए, सेट बी में 2 एलिमेंट लिए, मेरे पास में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्राप्त हुए, 6 एलिमेंट प्राप्त हुए। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास में, जैसा कि हमने पिछले समुच्चय सिद्धांत में हमने पढ़ा था, किसी समुच्चय की कार्डिनलिटी को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, कि मेरे पास में अगर समुच्चय ए है, 1, 2, 3, 4, 5, जितने में आप लिखना चाहो उतना लिख दो। अगर ये समुच्चय ए है और उसकी मुझे कार्डिनलिटी निकालनी हो, गणनीयता निकालनी हो, तो मैं इस गणनीयता को हम किस प्रकार से डिनोट करते थे, नंबर ऑफ ए। और नंबर ऑफ ए को हम किस प्रकार से लिखते थे, कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम उसकी कार्डिनलिटी कहते थे और उसको Na से निरूपित करते थे। जैसे ए में अगर 5 एलिमेंट है तो Na इज इक्वल टू 5। वापस देखना, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ए में ये मैंने आपको बार बार बताया है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर मेरे पास में मान लो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू x एलिमेंट हो और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू मेरे पास में y एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्राप्त होंगे, x इंटू वाई। कैसे, वापस देख लेना, Na, इसमें देखना Na, यहाँ पे बता देता हूं मैं, Na इज इक्वल टू 2, Nb इज इक्वल टू 2, Na क्रॉस बी इज इक्वल टू मेरे पास में ये देखो 4, 4 एलिमेंट प्राप्त हुए। इसी प्रकार से इसमें Na इज इक्वल टू 4, Nb इज इक्वल टू 4, तो Na क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 16। यहाँ पे हमने सिद्ध किया है। इसी प्रकार इसमें देखना, Na ए में कितने एलिमेंट है, 3, Nb बी में कितने एलिमेंट है, 2, तो N ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्राप्त हुए अपने पास में, 6। अब हम इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। समझा मैंने आपको पूरा दिया है, अब हम इसको परिभाषित करेंगे और आगे हम एक्सरसाइज अपना अध्याय जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। समुच्चयों का कार्तीय गुणन हमने पूरा समझ लिया है, हमको बस लिखना है। आप लिखो तो देख लो और नहीं लिखो तो आप स्किप कर सकते हो। यदि सेट ए और सेट बी कोई दो समुच्चय हैं तो ए और बी का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा जिसमें उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा जिसमें पहला अवयव या घटक, क्रमिक युग्म में पहला अवयव या घटक किसका होगा, अगर ए क्रॉस बी हमें लिखना हो ये कारण, तो ए और बी का कार्तीय गुणन यानी ए क्रॉस बी लिखना हो तो पहला घटक, क्रमिक युग्म का पहला घटक किसका होगा, ए का, जिसमें पहला अवयव या घटक है सेट ए का और दूसरा घटक
सेट बी का होगा। इस प्रकार से प्राप्त सभी क्रमिक युग्मों का सेट ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है। निरूपण ए क्रॉस बी से करते हैं। गणितीय रूप में लिखें तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कौन से होंगे? क्रमिक युग्म होंगे। क्रमिक युग्मों को हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं ए कोमा बी। ए कोमा बी किस प्रकार से होंगे? अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो इसमें ए इज एलिमेंट ऑफ ए होगा हमेशा और बी इज एलिमेंट ऑफ बी होगा। अब हम इनसे संबंधित कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे ए क्रॉस बी से संबंधित। नोट के रूप में मैं लिखवा देता हूं आपको। अगर मेरे पास में ए और बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त हो, ए और बी में से कोई भी एक सेट रिक्त सेट है तो ए क्रॉस बी हमेशा रिक्त सेट प्राप्त होगा। समझेंगे हम इसको, लेकिन एक और नोट लिखवा देता हूं। यदि ए और बी में से कोई भी एक सेट अपरिमित है, अपरिमित का मतलब उसमें अनंत एलिमेंट हैं, उनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यदि ए और बी में से कोई भी एक सेट अपरिमित है, या दोनों सेट भी अपरिमित हो सकते हैं, लेकिन मान लो कोई भी एक सेट, कम से कम एक सेट अपरिमित है। अगर मैं इसको थोड़ी सी चेंज कर दूं भाषा, यदि ए और बी में से कम से कम एक सेट अपरिमित है और दूसरा सेट अरिक्त है। ये क्यों लिखा मैंने? दूसरा सेट अरिक्त होना क्यों जरूरी है वो भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा सेट अरिक्त है तो ए क्रॉस बी अपरिमित समुच्चय होगा। ए क्रॉस बी मेरे पास में क्या प्राप्त होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। कैसे? हम इसको समझते हैं वापस। आप इनको ध्यान में रखना, ये दो मैंने लाइनें लिखाई हैं, इनको ध्यान में रखना आप। इनको हम सिद्ध करेंगे कैसे? मान लो मेरे पास में कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, और इसमें से मान लो सेट ए में दो एलिमेंट है, मान लेते हैं हम दो एलिमेंट है, यानी ये एक अरिक्त सेट है। लेकिन सेट बी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट बी क्या है? रिक्त सेट है। तो क्या मैं ए और बी को लेते हुए क्रमिक युग्म बना सकता हूं? मान लो मैं क्रमिक युग्म बना देता हूं। मुझे ए क्रॉस बी लिखना है, तो ए क्रॉस बी में क्या होते हैं? ऐसा क्रमिक युग्म होता है जिसमें पहला अवयव किसका होगा? ए का होगा, दूसरा अवयव किसका होगा? बी का होगा। ये लो जी, हम ए क्रॉस बी लिखते हैं। ए क्रॉस बी समुच्चय है तो हम मजला कोष्टक लगा देते हैं, छोटा कोष्टक लगाएंगे। पहला एलिमेंट मान लो हमने ए का लिख दिया एक। अब दूसरा एलिमेंट क्या लिखोगे आप? बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए हम क्रमिक युग्म बनेगा ही नहीं। अगर कोई भी एक सेट रिक्त है, दो सेट में से कोई भी एक सेट रिक्त है,
तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे कोई कर्मिक युग्म बनेगा ही नहीं जिसमें पहला एलिमेंट समुच्चय ए का हो और दूसरा एलिमेंट किसका हो, समुच्चय बी का हो, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी हम लिख ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी अपने पास में रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा, रिक्त सेट। तो ये लिखा मैंने, यदि ए और बी में से कोई भी, अगर मान लो यहाँ पे बी में कोई एलिमेंट होता और ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो भी हम यही करते हैं। जैसे मेरे पास में ये सेट ए है वो रिक्त है, ये ए सेट रिक्त है, ये सेट ए रिक्त है, और सेट बी में मान लो ए बी सी है। तो मैं पहला कर्मिक युग्म का पहला एलिमेंट कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि ए रिक्त है तो ए क्रॉस बी लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें कर्मिक युग्म का पहला एलिमेंट मेरे पास में प्राप्त ही नहीं होगा। दूसरा एलिमेंट प्राप्त होगा, लेकिन कर्मिक युग्म में दो एलिमेंट होने जरूरी है, और पहला एलिमेंट ए का होगा अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ए क्रॉस ए और बी में से अगर कोई भी एक सेट रिक्त है, तो ए क्रॉस बी हमेशा और हमेशा रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या दिया, यदि ए और बी में से कम एक सेट अपरिमित है। क्या लिखा है, यदि ए और बी में से कम एक सेट अपरिमित है। अपरिमित का मतलब जिसमें एलिमेंट्स हैं वो अनंत हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं सेट ए अपरिमित लेता हूँ, 1 2 3 डॉट 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 आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और सेट बी है, या तो सेट बी है वो अपरिमित हो सकता है, या सेट बी है वो अरिक्त होना जरूरी है। इसमें देखना, अपरिमित समुच्चय तभी होगा जब दूसरा सेट अरिक्त है या अपरिमित है। दूसरा सेट या तो अरिक्त होना चाहिए या अपरिमित होना चाहिए। है तो ए क्रॉस बी अपरिमित होगा। कैसे, जैसे यदि मैं ए लूं, यदि मैं बी लूं, ए में मैं ए को अरिक्त सेट नहीं लेते, अरिक्त सेट ले लेते हैं, और उसमें हम फिक्स एलिमेंट यानी परिमित समुच्चय बना देते हैं। मान लो इसमें ए में 2 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 डॉट डॉट बी को हम अपरिमित बना देते हैं। तो अब मैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ए क्रॉस बी को लिखते टाइम पर ए के किसी एलिमेंट को पकड़ लो और बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिख दो। तो चलिए लिखते हैं, ए के हम एक को पकड़ते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिखते हैं। एक के साथ में लिख दिया, एक को 2 के साथ में लिख दिया, एक को 3 के साथ में लिख दिया, एक को 4 के साथ में लिख दिया। कितने के साथ में लिखोगे, क्योंकि बी है वो अनंत के साथ में जा रहा है। इस प्रकार से अपने पास में अभी तो एक के साथ लिख रहे हैं, फिर 2 के साथ में भी लिखना होगा, तो ये अनंत तक जा रहा है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट प्राप्त होंगे अपने पास में, अनंत प्राप्त होंगे। अब मान लेते हैं हम ए को है वो रिक्त सेट ले लेते हैं, तो अपने पास में वो पहले वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी कि अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट रिक्त है, तो अपने पास में दूसरा ए क्रॉस बी है वो रिक्त प्राप्त होगा। कैसे, अगर मैं यहाँ ना तो ए है, एक है ना 2 है, तो मैं कर्मिक युग्म का पहला एलिमेंट लिख ही नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से अपने पास में ए क्रॉस बी क्या प्राप्त होगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। अब मान लो ए भी अपरिमित समुच्चय है, बी भी अपरिमित समुच्चय है, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, मान लो 1 2 3 डॉट 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 ये भी बढ़ता जा रहा है और बी भी बढ़ता जा रहा है। तो भाई भैया सीधी सी बात है, एक के साथ में आप लिखते लिखते थक जाओगे, अनंत तक कहाँ तक लिखोगे। लेकिन फिर भी आप मान लो अनंत तक लिख भी दो, पहली बात तो ये संभव ही नहीं है, ये यहीं पर अपरिमित हो गया। आप एक के साथ में लिखते लिखते बी के सारे एलिमेंट लिखोगे, अनंत तक जाएंगे, यही अपरिमित हो जाएगा। फिर 2 के साथ में लिखोगे, फिर 3 के साथ में, फिर एक ही अनंतवें एलिमेंट के साथ में बी के सारे एलिमेंट लिखोगे, 1 2 3 और अनंतवां। इसका मतलब अगर कोई भी मान लो अगर दोनों सेट अपरिमित है, तो भी ए क्रॉस बी अपरिमित होगा। यदि ए और बी में से एक सेट अरिक्त है, एक अपरिमित है, तो भी ए क्रॉस बी अपरिमित होगा। लेकिन अगर ए और बी में से एक सेट अपरिमित है लेकिन एक सेट रिक्त है, तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, एक क्रॉस बी रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। यानी सीधी सी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, यदि ए और बी में से कोई भी एक सेट रिक्त यानी 5 सेट प्राप्त हो जाए, तो आंख बंद करके अपने को क्या देखना है, ए और ए क्रॉस बी है अपने पास में रिक्त समुच्चय होगा। और यदि ए और बी में से
कम से कम एक सेट अपरिमित है, दोनों हो तो दी बेस्ट है, तो अब ए क्रॉस बी अपरिमित होगा ही। लेकिन अगर कम से कम एक सेट अपरिमित है और एक सेट अरिक्त है, इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है, यदि ए और बी में से कम एक सेट अपरिमित होना आवश्यक है और दूसरा सेट है वो अरिक्त होना जरूरी है, यानी उसमें कम से कम एक एलिमेंट अगर होगा तो ही ए क्रॉस बी अपरिमित होगा। अब हम अपनी इसमें देखते हैं हमने गणितीय निरूपण देखा, अब हम देखते हैं ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी। ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी या ए क्रॉस बी की गणनीयता। गणनीयता हमने पीछे समझा ही है कि अगर सेट ए में अक्ष एलिमेंट है और सेट बी में वाई एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में अक्ष वाई एलिमेंट होंगे, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, यही ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, ए क्रॉस बी की गणनीयता है। माना एन ए इज इक्वल टू अक्स, एन बी इज इक्वल टू वाई, तब एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अक्स कोमा वाई, यानी ए क्रॉस बी समुच्चय में कितने एलिमेंट प्राप्त होंगे अपने पास में, वो ही क्या कहलाती है, उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। फिर भी जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से किसी में भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप कोई भी अपना क्वेश्चन उठा के मुझे पुटअप कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर